Hello, welcome to CA Latif's Academy. My name is Kifayat Maqbool and today we are going to discuss removal of difficulties orders. सबसे पहले हम जानेंगे कि ये रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज ऑर्डर्स क्या हैं और ये क्यों आते हैं। क्या होता है कि किसी जगह, किसी स्टेट या किसी कंट्री में ऑलरेडी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस या कोई लॉज एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और फिर एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो लॉज चेंज हो जाते हैं। और जब वो लॉज चेंज हो जाते हैं तो उसकी वजह से पूरे इस रूल एंड रेगुलेशंस में चेंज आ जाते हैं, ठीक है। तो जो प्रीवियस हमारे लॉज होते हैं या प्रीवियस रूल्स होते हैं, तो उनकी वजह से हमने ऑलरेडी कुछ एक्शंस किए होते हैं या कोई अपॉइंटमेंट्स किए होते हैं या कुछ कमिटी सेटअप की होती है उसके अंडर, या कोई ऑनगोइंग एक्शंस होते हैं। तो जब नए अब लॉज आते हैं तो फिर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है कि हम वो पिछले लॉज के अंडर जो हमने एक्शंस लिए हैं या ऑन गोइंग हैं उनके साथ क्या किया जाए। सो ये डिफ़िकल्टी रिमूव करने के लिए रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। और एक चीज़ भी हो सकती है कि पिछले लॉ के अराउंड कुछ टर्म्स उस लॉ में डिफाइन होती हैं, कोई चीज़ डिफाइन होती है, कोई पर्टिकुलर वर्ड डिफाइन होता है। अब जब हमने नया लॉ हमने लाया तो वो उस वर्ड की डेफिनेशन चेंज हो जाती है या उस टर्म की डेफिनेशन चेंज हो जाती है, मीनिंग चेंज हो जाती है। तो रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज ऑर्डर्स इसीलिए आते हैं कि अब वो वर्ड या उस डेफिनेशन को अब हम चेंज कर रहे हैं। अगर कहीं पे भी ऐसा कोई वर्ड आता है अब लॉ में या किसी भी रूल बुक में ऐसा कोई वर्ड आता है तो अब उसकी मीनिंग ये दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो उसी की वजह से ये रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। सो हमारा जे.एंड.के का रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज ऑर्डर्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। सो ये जो रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज ऑर्डर्स हैं ये जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के सेक्शन 103 में आता है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के सेक्शन 103 में आता है। ये सेक्शन 103 हमें क्या कहता है? वो कहता है कि पावर टू प्रेसिडेंट टू रिमूव डिफ़िकल्टीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, कि हम ये एक्ट प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो कोई भी डिफ़िकल्टी को रिमूव कर सकता है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। जब ये एक्ट इम्प्लीमेंट करना होगा, अगर इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी डिफ़िकल्टी आई उसको रिमूव कर सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट। सो पावर ऑफ दिस पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज हैज़ बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशन, ठीक है। सेकेंड जो चीज़ इसमें आती है, ऑर्डर्स टू बी मेड विद इन 5 years फ्रॉम द अपॉइंटमेंट डे, दैट इज 31 अक्टूबर 2019। ये जो ऑर्डर्स हैं, रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज ऑर्डर्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 5 साल में दिए जाएंगे, ठीक है। ये पावर प्रेसिडेंट को दिया गया है फॉर 5 years, दैट ही हैज़ टू मेक दीज ऑर्डर्स विद इन 5 years फ्रॉम द अपॉइंटेड डे। अपॉइंटेड डे हमारा क्या आता है? 31 अक्टूबर 2019, जिस दिन ये जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 अप्लाई हुआ था, ठीक है। सो ये हमारा था कि जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट सेक्शन 103 में क्या आता है, ये रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज ऑर्डर्स का पावर किसको दिया है और कितने टाइम तक दिया है, ठीक है। और आज तक टिल डेट अभी तक 4 ऑर्डर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं अबाउट रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज। और अब हम वो 4 ऑर्डर्स जो भी हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो पहला हमारा ऑर्डर आया था रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज ऑर्डर, वो था जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज ऑर्डर 2019, ठीक है। पहला ऑर्डर ये कब आया था? ये 30 अक्टूबर 2019 को आया था, ठीक है। प्रेसिडेंट ने ये 30 अक्टूबर 2019 को ये ऑर्डर दिया था, जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज ऑर्डर 2019, ठीक है। इसमें टोटल 19 क्लॉजेस थे, ठीक है। 19 क्लॉजेस या 19 डिफ़िकल्टीज को रिमूव किया गया था, ठीक है। उसमें से अब हम इम्पॉर्टेंट जो डिफ़िकल्टीज रिमूव हुई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट shall be deemed to have been appointed under Article 2017 of Constitution and oath under Article 2019। इसका मतलब क्या है? जो ऑलरेडी यहाँ पे हमारा हाई कोर्ट था वहाँ पे ऑलरेडी जजेस प्रेजेंट थे, वो अपॉइंट हो चुके थे इस ऑर्डर से पहले ही। जब हमारा रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 31 अक्टूबर को अप्लाई हुआ उससे पहले ही यहाँ पे जजेस को अपॉइंट किया गया था, लेकिन उनको अपॉइंट किया गया था अंडर जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है, उन्होंने ओथ भी लिया था अंडर JNK कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अब क्योंकि JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से वो कॉन्स्टिट्यूशन हट गया, अब ये क्या कहता है कि जो भी जजेस ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट हैं, जो हमारे हाई कोर्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनको हम डीम करेंगे कि उनका अपॉइंटमेंट अंडर आर्टिकल 217 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, ना कि JNK कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहले तो अपॉइंटमेंट तो असल में हुआ था अंडर JNK कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन क्योंकि अब वो हट गया तो हम ये डीम करेंगे कि उनका अपॉइंटमेंट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट आता है, वो आता है आर्टिकल 217, एंड ओथ अंडर आर्टिकल 219, क्योंकि उन्होंने ओथ भी उस वक्त जो ओथ एफर्मेशन दी थी वो उन्होंने JNK कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी, लेकिन अब क्योंकि वो हट गया है तो ये मान के चलते हैं, ये हम डीम करेंगे कि उन्होंने ओथ भी अगर लिया है तो वो आर्टिकल 219 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही लिया है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड डिफिकल्टी रिमूव हुई है, वो है एक्शन टेकन बाय एडवाइजरी कमिटी सेट अप बिफोर अपॉइंटमेंट डे शैल बी डीम्ड टू बी वैलिड एंड ऑपरेटिव। अगर जो एडवाइजरी कमिटी सेटअप की थी सेंटर ने, जो अपॉइंटमेंट डे से पहले हुई थी, ठीक है, अपॉइंटमेंट डे से पहले हुई थी, यानी 31 अक्टूबर 2019 से पहले जो उन्होंने एडवाइजरी कमेटी सेटअप की थी, ठीक है, उन्होंने अगर कोई भी एक्शन लिया है उस दौरान, उसके बाद, ठीक है, बिफोर अपॉइंटमेंट डे उन्होंने कोई भी एक्शन लिया है या कोई भी उन्होंने कुछ ऑर्डर्स दिए हैं या एक्शंस लिए हैं, वो हम डीम करेंगे कि वो वैलिड एंड ऑपरेटिव है। अब क्योंकि नया एक्ट आ गया है, नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है JNK का, नया ये JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है, उसकी वजह से ये जो एडवाइजरी कमेटी है उनके एक्शंस को हम उसकी वजह से खारिज नहीं करेंगे, उनको हम मानेंगे वैलिड एंड ऑपरेटिव। ठीक है, दे विल बी कंसिडर्ड वैलिड एंड ऑपरेटिव, नो चेंजेस। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है, UPSC शैल मेक रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप A एंड ग्रुप B गेजेटेड पोस्ट ओनली इन रेस्पेक्ट UTF लद्दाख। ठीक है, UPSC जो है वो रिक्रूटमेंट करेगा किन किन का, ग्रुप A और ग्रुप B पोस्ट, जो गेजेटेड पोस्ट हैं वो उनके लिए करेगा रिक्रूटमेंट, सिर्फ और सिर्फ इन रेस्पेक्ट टू UTF लद्दाख। यहाँ पे जो JNK में है, JNK में ग्रुप A और ग्रुप B जो गेजेटेड पोस्ट हैं उनकी रिक्रूटमेंट तो PSC करती है, ठीक है, स्टेट PSC JKPSC करती है, ठीक है, लेकिन क्योंकि लद्दाख में JKPSC है नहीं तो वहां पे UPSC ही उन पोस्ट्स का, जो गेजेटेड पोस्ट हैं उनकी रिक्रूटमेंट UPSC ही करेगी। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ हमारा है, दैट इज सेंट्रल लॉज ऑलरेडी एप्लीकेबल इन JNK शैल कंटिन्यू टू ऑपरेट। ठीक है, अगर सेंट्रल लॉज जो हमारे 31 अक्टूबर 2019 जब तक हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, उससे पहले भी कुछ सेंट्रल लॉज हमारे यहाँ अप्लाई होते थे, 91 के 93 जो पहले ही अप्लाई हो रहे थे। ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी एप्लीकेबल थे, वो कंटिन्यू टू ऑपरेट करेंगे, उनमें कोई चेंज आएगा नहीं, दे विल कंटिन्यू टू ऑपरेट। ठीक है, और एक जो उसके बाद जो हमारा है, ऑल अदर लॉज विच वर एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट JNK शैल नाउ बी एप्लीकेबल टू JNK एंड लद्दाख। जो बाकी लॉज हैं, सेंट्रल लॉज हैं, जो पूरे इंडिया में अप्लाई हो रहे थे लेकिन JNK में अप्लाई नहीं हो रहे थे, ठीक है, होल ऑफ इंडिया, दे वर एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया बट नॉट JNK, अब वो भी अप्लाई हो जाएंगे JNK एंड लद्दाख में। ठीक है, JNK एंड लद्दाख में टोटल कितने लॉज अब नए, जो सेंट्रल लॉज जो नए अब अप्लाई हो चुके हैं, दैट इज 156 न्यू लॉज आर नाउ एप्लीकेबल, जो सेंट्रल लॉज है अब जाके एप्लीकेबल है JNK स्टेट में। ठीक है, JNK UT में, सॉरी ना। जो हमारा और एक जो डिफिकल्टी रिमूव हुई है वो है, जो जम्मू एंड कश्मीर UT होगी उसके लिए JNK का GST एक्ट 2017, जो यहाँ पे स्टेट ने, असेंबली ने ऑलरेडी इनैक्ट किया था 2017 में, असेंबली ने अपना GST का एक्ट बनाया था, जम्मू एंड कश्मीर GST एक्ट 2017। ठीक है, वो अप्लाई होगा जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, एंड लद्दाख में कौन सा अप्लाई होगा, जो UT GST एक्ट 2017 है, ये UT GST एक्ट 2017 पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था। ठीक है, फॉर UTs, ये पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था फॉर UTs। ठीक है, सो जम्मू एंड कश्मीर में JNK GST एक्ट 2017 अप्लाई होगा एंड लद्दाख में UT GST एक्ट 2017 अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद और एक जो डिफिकल्टी है हमारी वो है
फॉलोइंग एक्ट शैल कंटिन्यू इन बोथ यूटीज। ठीक है, कुछ एक्ट्स हैं जो हम हमारे जे के लेजिस्लेचर ने ऑलरेडी इनैक्ट किए थे, उनमें से ये एक्ट्स जो हैं जो बोथ यूटीज यानी दोनों यूटीज में वो कंटिन्यू करेंगी। ठीक है, कौन कौन से एक्ट्स हैं? जम्मू एंड कश्मीर बोवाइन ब्रीडिंग एक्ट 2018। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर सिंगल विंडो एक्ट 2018, ये रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज है। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज। जम्मू एंड कश्मीर सिंगल विंडो एक्ट 2018, देन जम्मू एंड कश्मीर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2018 एंड जम्मू एंड कश्मीर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक्ट 2018। ये चार लॉज जो हैं जो जम्मू एंड कश्मीर असेंबली ने इनैक्ट किए थे, ये दोनों यूटीज में कंटिन्यू करेंगी। ठीक है, अब और एक जो है वो है वर्ड्स स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर या स्टेट शैल बी कंस्ट्रूड एज यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख। देखो, अगर ऐसे ही कुछ हमारे, क्योंकि बहुत सारे यूटी हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर के ऑलरेडी जो हमारे लॉज हैं जो हमारी असेंबली ने इनैक्ट किए, बहुत सारे ऐसे लॉज कंटिन्यू करेंगे, दे विल कंटिन्यू टू बी इन इफेक्ट। ठीक है, उनमें से बहुत सारे लॉज में ये वर्ड्स मेंशन होंगे। ठीक है, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या जम्मू एंड कश्मीर या सिर्फ स्टेट। ठीक है, अगर उन लॉज में जो अभी एक्टिव हैं, ठीक है, जो अभी भी कंटिन्यू हैं, ठीक है, उनमें कहीं पे भी ये तीन वर्ड्स आएंगे, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या स्टेट, उनको हम मान के चलेंगे कि ये चीज़ें जो हैं ये हमें दे शैल बी कंस्ट्रूड, उनको हम मानेंगे क्या? यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। या अगर ये लॉ या अगर कोई लॉ लद्दाख में भी अप्लाई हो रहा है जो जम्मू एंड कश्मीर असेंबली ने इनैक्ट किया था, वहाँ पे तो ऑलरेडी यही वर्ड्स होंगे, तो लद्दाख में हम उनको मानेंगे। जहाँ पे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखा होगा हम मानेंगे दिस मीन्स स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मीन्स यूटी ऑफ लद्दाख। अगर कहीं पे जम्मू एंड कश्मीर लिखा होगा वहाँ पे हम मानेंगे यूटी ऑफ लद्दाख। अगर कहीं पे स्टेट लिखा होगा वहाँ पे हम मानेंगे यूटी ऑफ लद्दाख। सो पुराने लॉज जो हैं जो असेंबली ने हमारे इनैक्ट किए हैं, उनमें अगर ये तीन वर्ड्स कहीं पे आएंगे और ये तीन वर्ड्स आएंगे, कौन से वर्ड्स? स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या स्टेट, उनको हम मान के चलेंगे दैट दे मीन एज यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या यूटी ऑफ लद्दाख। अगर वो लद्दाख में अप्लाई हो रहे हैं तो यूटी ऑफ लद्दाख, अगर जे एंड के यूटी में अप्लाई हो रहे हैं तो यूटी ऑफ जे एंड के। ठीक है, एनी रेफरेंस टू लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट shall be construed as legislature of UT of जम्मू एंड कश्मीर। अगर किसी भी लॉ में जे के किसी भी लॉ में जो कंटिन्यू कर रहा है वहाँ पे रेफरेंस दी होगी लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट लिखा होगा या लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखा होगा, उसको हम मान के चलेंगे कि इट मीन्स लेजिस्लेचर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उसके बाद द वर्ड्स परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट या हेरिडेटरी स्टेट सब्जेक्ट शैल बी ओमिटेड फ्रॉम एनी लॉज मेंशन्ड इन टेबल 4 ऑफ 5th शेड्यूल। ठीक है, अगर किसी भी लॉ में ये दो वर्ड्स या ये दो सेंटेंसेस कहीं पे भी आएंगे, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट या हेरिडेटरी स्टेट सब्जेक्ट, उनको हम ओमिट कर रहे हैं। ठीक है, किन लॉज में? जो टेबल 4 में मेंशन है ऑफ 5th शेड्यूल। टेबल 4 में कौन से लॉज मेंशन्ड है? उसमें वो लॉज मेंशन्ड है जो स्टेट के लॉज हैं जो कंटिन्यू टू ऑपरेट करेंगे, स्टेट लॉज दैट विल कंटिन्यू टू ऑपरेट। ठीक है, टेबल 4 में स्टेट लॉज दैट विल कंटिन्यू टू ऑपरेट वही है। ठीक है, उनमें अगर कहीं पे भी ये आ जाएगा परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट या हेरिडेटरी स्टेट सब्जेक्ट, तो उनको ओमिट हम कर देंगे, ये वर्ड्स हम वहां से ओमिट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एनी एक्शन डन और ऑनगोइंग अंडर दिस एक्ट अंडर एक्ट्स रिपील्ड, ठीक है, shall continue to be, however no new action shall be undertaken under these acts। ठीक है, देखो एनी एक्शन, अगर हमारे जो एक्ट स्टेट के बहुत सारे एक्ट्स हमारे रिपील हो गए, ठीक है, जो गवर्नर्स ऑर्डर्स एंड स्टेट एक्ट्स हैं बहुत सारे रिपील हो गए, अगर उनमें हमारा उनके अंडर कोई एक्शन हो गया है या अभी चल रहा है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटेड डेट 31 अक्टूबर को अगर कोई एक्शन चल रहा है या अभी तक एक्शन हुआ है, दैट विल कंटिन्यू टू बी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। उस एक्शन के जो एक्शन हो चुका है वो हो चुका है, अगर कोई ऑन गोइंग है उसको भी कंप्लीट किया जाएगा, उसको रिमूव नहीं किया जाएगा। ठीक है, हाउएवर नो न्यू एक्शन शैल बी अंडरटेकन अंडर दिस एक्ट।
हाउएवर अब जब क्योंकि अपॉइंटमेंट डे 31 अक्टूबर के बाद क्या होगा, अब इन एक्ट्स पे जो रिपील हो चुके हैं इन पे कोई, इनके अंडर कोई भी एक्शन नहीं किया जाएगा। और ये जो एक्ट्स रिपील्ड हैं ये हमारे टेबल थ्री ऑफ फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन्ड है, ठीक है। टेबल 3 ऑफ फिफ्थ शेड्यूल में हमारे ये मेंशन्ड है, ठीक है, जो एक्ट्स रिपील हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद और एक जो डिफिकल्टी हमारी रिमूव हुई है, दैट इज एनी एक्शन टेकन बिटवीन 5th अगस्त एंड 31st अक्टूबर 2019 शैल बी डीम्ड टू बी वैलिड एंड ऑपरेटिव एज इफ डन अंडर दिस एक्ट एंड नो लीगल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट इट। इसका मतलब है कि अगर कोई भी एक्शन, क्योंकि 5 अगस्त तक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, 5 अगस्त को वो रिपील हो गया और फिर जो नया हमारा था J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट वो 31 अक्टूबर को अप्लाई हो गया। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई भी एक्शन लिया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट इज टेकन एनी एक्शन, तो वो उसको हम डीम करेंगे दैट इज वैलिड एंड ऑपरेटिव, ठीक है। उसको हम डीम करेंगे कि वो वैलिड भी है और ऑपरेटिव भी है एज इफ डन अंडर दिस एक्ट, ठीक है, कि जैसे कि उसको इसी एक्ट के अंडर किया गया हो। ऐसा नहीं, क्योंकि ये एक्ट तो 31 अक्टूबर को हुआ अप्लाई, अगर 31 अक्टूबर से पहले कोई एक्शन हुआ है तो वो तो हम ये नहीं मानेंगे कि इस एक्ट के अंडर हुआ था, ठीक है, इस एक्ट के अंडर तो नहीं हुआ था। लेकिन अगर एक्शन कोई लिया गया है 5 अगस्त और 31 अक्टूबर के बीच में, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो इसी एक्ट के अंडर हुआ है, वो एक्शन इसी एक्ट के अंडर हुआ है, ठीक है। और इन एक्शंस, जो भी एक्शंस लिए गए हैं उनके खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी, ठीक है, देयर वोंट बी कोई भी लीगल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ एंटरटेन नहीं की जाएगी। अगर कोई पर्सन चाहेगा कि मैं इनके खिलाफ, इन्होंने एक्शन लिया है लेकिन ये तो हमारे एक्ट में आता ही नहीं है, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आता ही नहीं है, ये तो उससे पहले हुआ था, तो वो ऐसा कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि कोर्ट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद any person who has taken oath under Jammu and Kashmir Constitution or any other law shall be deemed to have taken oath under Indian Constitution। अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे है जिसने ओथ लिया है अंडर J&K कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कोई भी मेंबर है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, चाहे कोई भी ऑफिसर हो, गवर्नमेंट का ऑफिसर हो, ऑफिशियल हो, या लोकल बॉडीज के मेंबर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी J&K कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ओथ लिया था या किसी भी लॉ के अंडर उन्होंने ओथ लिया था, उनने वो पोजीशन एक्सेप्ट की थी, फिर अब क्या हम मानेंगे, वी विल डीम टू हैव दैट दे हैव टेकन द ओथ अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये हम डीम करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि उन्होंने को ओथ जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ली है, ठीक है। फिर आखिरी जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है एनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ इन एग्जिस्टिंग स्टेट इन फोर्स बिफोर द अपॉइंटेड डे शैल बी डीम्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल लॉज। अगर कोई भी अथॉरिटी, कोई भी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है किसी भी लॉ के अंडर एग्जिस्टिंग स्टेट में, ठीक है, हमारी जब एग्जिस्टिंग स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ पे उस वक्त अगर कोई अथॉरिटी सेटअप की गई है या कोई कमेटी बनाई गई है किसी भी लॉ के अंडर, और वो अपॉइंटमेंट डे जब था 31 अक्टूबर जब था, उस दिन वो इन फोर्स थी, ठीक है, शैल बी डीम्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल लॉ। उसको हम मान के चलेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूट हुई है अंडर सेंट्रल लॉ, कोई भी सेंट्रल लॉ जो था उसी के अंडर वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है। एग्जाम्पल के तौर में आपको समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल म्यूनसिपलिटी है, हमारी श्रीनगर की म्यूनसिपलिटी है, SMC है ना, SMC के मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट हुए थे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, वो 31 अक्टूबर से पहले ही हुए थे, है ना, 2019 से तो पहले ही हुए थे, कॉन्स्टिट्यूट हुए थे। और वो अथॉरिटी जो है, SMC की अथॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी लेकिन J&K कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, हमारे अपने लॉज जो थे, ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के जो अपने लॉज थे हमारे, उनके अंडर वो हुई थी। लेकिन अब जाके क्या होगा, क्योंकि अब तो वो लॉज रहे ही नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन रहा ही नहीं, तो अब हम ये मान के चलेंगे कि इनका अपॉइंटमेंट या SMC का अपॉइंटमेंट जो हुआ है वो अंडर सेंट्रल लॉज हुआ है। जो हमारा म्यूनसिपलिटीज़ का अलग सेक्शन है वहाँ पे, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम मान के चलेंगे कि उनका अपॉइंटमेंट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूट या सेंट्रल लॉज के अंडर हुआ है, ठीक है। ये था हमारा पहला ऑर्डर, इसमें 19 क्लॉजेस थे और ऑलमोस्ट 14 क्लॉज हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है।
इसके बाद हम अब सेकंड ऑर्डर पे आ जाएंगे। बाकी तीन थोड़े से शॉर्ट हैं, ठीक है। जो सेकंड ऑर्डर है हमारा वो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज सेकंड ऑर्डर 2019, ठीक है। ये जो सेकंड ऑर्डर है ये हमारा 2 नवंबर 2019 को आया था, ठीक है। इसमें एक ही क्लॉज है हमारा, ठीक है, एक ही पार्ट है हमारा, वो है इट डिफाइंस द टेरिटरी ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट। लेह डिस्ट्रिक्ट की टेरिटरी इसमें डिफाइन होती है। इस लेह डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या इन्होंने डिफाइन किया है, क्या क्या आता है इसमें, गिलगित आता है, गिलगित वजारत आती है, चिल्लस एरिया आता है, ट्राइबल टेरिटरी आती है, एंड लेह एंड लद्दाख एक्सेप्ट कारगिल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। गिलगित, गिलगित वजारत, चिल्लस, ट्राइबल टेरिटरी ये, और लेह और लद्दाख का सारा एरिया एक्सेप्ट ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट, ये सारा एरिया जो है ये लेह डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। ये हमारा लेह डिस्ट्रिक्ट की टेरिटरी डिफाइन हुई है इसमें, ठीक है। फिर जो थर्ड है हमारा वो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर 2020 आता है, ठीक है। ये 31 मार्च 2020 को आया था। इसमें दो पार्ट्स आते हैं हमारे। फर्स्ट है द रेफरेंस इन आर्टिकल 217 एंड 219 एंड चैप्टर 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे रेफरेंस है गवर्नर ऑफ स्टेट शैल बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंस टू एलजी ऑफ यूटी JNK, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी JNK, ठीक है। आर्टिकल 217 और 219 और चैप्टर 6 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ पे रेफरेंसेस आते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट, उनको हम मान के चलेंगे कि ये गवर्नर ऑफ स्टेट जो है ये कहता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ JNK, ठीक है। ये डिफिकल्टी क्यों हमारे यहाँ आई, ठीक है, वो इसलिए आई क्योंकि हमारा जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का सेक्शन 75 है, सेक्शन 75 जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का है वो हमें कहता है कि ओथ ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो कौन एडमिनिस्टर करता है, वो एडमिनिस्टर करता है LG ऑफ यूटी JNK, ठीक है। ओथ ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी JNK। लेकिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे जो आर्टिकल हमारा 217, 219 और चैप्टर 6 जो है इसमें वर्ड LG कहीं पे यूज नहीं हुआ है, या लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्ड यूज नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 217 है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट, या आर्टिकल 219 जो है वो है ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट, या चैप्टर 6 जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। वहाँ पे वर्ड गवर्नर ऑफ द स्टेट यूज हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ तो गवर्नर है ही नहीं, हमारे यहाँ तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इसलिए इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए उन्होंने कहा है कि इन आर्टिकल्स में जहाँ पे भी गवर्नर ऑफ द स्टेट आएगा उसको हम मान के चलेंगे कि ये कहता है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ JNK, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है इसमें वो है रेफरेंस इन आर्टिकल 227 एंड 237 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर शैल बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंस ऑफ LG ऑफ यूटी JNK, ठीक है। जो आर्टिकल 227 एंड 237 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड जो गवर्नर है उसको हम मान के चलेंगे कि वो कहता है LG ऑफ यूटी JNK, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी JNK। गवर्नर वर्ड को हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ये थे हमारे फर्स्ट तीन। अब हमारा चौथा और लास्ट वाला, हमारा फोर्थ जो ऑर्डर है वो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर 2021, ठीक है। ये कब आया था, ये 16 जुलाई 2021 में आया था, ठीक है। इसमें क्या, इसमें भी एक ही क्लॉज है, वो है जो हमारे सेक्शन 75 है, ठीक है। रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो सेक्शन 75 है उसमें वर्ड्स यूज हुए थे कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, उन वर्ड्स को रिप्लेस किया गया है बाय वर्ड्स हाई कोर्ट ऑफ यूटी एंड हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। सिर्फ इतना चेंज आया है क्योंकि इनको लगा कि ये बहुत लंबा हो रहा है, कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इट हैज़ बिकम अ लॉट कम्बरसम, बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो इस पूरे सेंटेंस को इन्होंने सेक्शन 75 में रिप्लेस किया बाय वर्ड्स HC हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को रिप्लेस किया गया बाय वर्ड्स हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है।
ये थे हमारे चार जो अभी तक हमारे चार रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर्स आ चुके हैं, ठीक है। अभी तक सिर्फ यही है, ये मोस्ट रिसेंट वन है जो 16 जुलाई 2021 को आया था, ठीक है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट आई थिंक क्योंकि JKSSB का जो पैटर्न अभी तक हमने देखा है उसमें सबसे बेसिक ही चीज़ें पूछी जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इनमें पॉइंट्स कुछ हैं वो इस तरह से, फर्स्ट ये जो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर है ये किस सेक्शन में आता है, विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट गिव्स रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर, तो वो सेक्शन 103 आता है, ठीक है, 103rd सेक्शन। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है, और सेकंड ये रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर को प्रोमोगेट करने का पावर किसको दिया गया है, हु हैज़ द पावर टू इशू रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर। तो ये पावर किसको दिया गया है, ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट को दिया गया है, ठीक है। ये कुछ आई थिंक ये दो बेसिक क्वेश्चंस बन रहे हैं इसमें, सबसे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस, और इनका टाइम भी या इनका डेट भी याद रखना कि कौन सा ऑर्डर कब आया था, पहला ऑर्डर कब आया था, एंड द लास्ट ऑर्डर कब आया था, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट आई थिंक फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड लास्ट कब आए थे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनमें से ये भी आ सकता है, फॉर एग्जांपल वर्ड्स कॉमन ये किस सेक्शन में आता है, सेक्शन 75 को चेंज किया गया है, ठीक है। फोर्थ ऑर्डर है 2021 का मोस्ट रीसेंट ऑर्डर है, उसने किस सेक्शन को चेंज किया, वो सेक्शन 75 को चेंज किया, ठीक है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, आई डोंट थिंक कि वो इतना इन डेप्थ जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा आई मोस्टली जो पर्सनली मुझे गट फीलिंग है वो यही है कि इन दो में से एक क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा सेक्शन ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आता है, एंड ये पावर किसको दिया गया है, ठीक है। दैट विल बी ऑल फॉर रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर, ठीक है। इतना ही कुछ है, यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके, एंड दैट्स इट फ्रॉम मी। अल्लाह हाफिज़।